नमस्कार, हर हर महादेव। देवनागरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने समास का पार्ट 1 देखा और जिसमें हमने बात की तत्पुरुष समास की और अव्ययी भाव समास की। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम द्विगु समास देखेंगे, कर्मधारय समास देखेंगे, द्वंद्व समास देखेंगे और लास्ट में बहुव्रीहि समास देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। अच्छा, अव्ययी भाव समास में हमने बात की थी, इसमें पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में भी दूसरा होता है। इसके बाद में जो हम कर्मधारय और द्विगु देखेंगे, इसमें भी आपको जो है वो दूसरा पद प्रधान देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें कर्मधारय समास की, तो इसमें भी आपको उत्तर पद प्रधान देखने को मिलेगा जो कि सेकंड नंबर का आपका होगा। ठीक है, ये वाला तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होगा और सामासिक पद में, सामासिक पद का मतलब है जो दो पदों को मिलाकर बना हुआ पद, वो सामासिक पद होता है। उसमें आपको उपमान का प्रयोग देखने को मिलता है और विशेषण का प्रयोग देखने को मिलता है। अब ये उपमान क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे। आपने अलंकार को पढ़ा होगा तो उसमें आपने उपमान और उपमेय पढ़ा होगा और वो पढ़ा होगा आपने उपमा अलंकार। ठीक है, जहां पर तुलना करने की बात की जाती है। मतलब जब किसी एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से यदि तुलना की जाएगी, यदि कंपैरिजन किया जाएगा, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा उपमान। ठीक है, जिसे हम उपमान और उपमेय के अंतर्गत देखेंगे। और विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव, मतलब जब किसी वस्तु की आप विशेषता बताएं कि जैसे मयंक गोरा है, तो मयंक की विशेषता क्या है, वो उसकी विशेषता उसके रंग से पता चल रही है, तो वो होगा आपका गोरा विशेषण। यदि हम कहते हैं कि मयंक बुरा आदमी है, तो बुरा आदमी जो है वो क्या हो जाएगा, उसका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो बुरा है तो बुरा विशेषण। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें, जब किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की, मतलब किसी भी संज्ञा की यदि कोई विशेषता बताई जाए तो वो विशेषण होता है। विशेषण के अंतर्गत भी दो चीजें हैं, एक तो विशेषण स्वयं और एक है विशेष्य। विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताना। ठीक है, जिसकी विशेषता बताएंगे वो विशेष्य है। ठीक है, और जो विशेषता बताई जाएगी वो विशेषण होगा। एक एक करके हम समझते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं उपमान की, सबसे पहले उपमान, तो किसी संज्ञा की तुलना जिससे की जाए उसे उपमान कहते हैं। मतलब जैसे मैंने लिखा है चंद्रमुख, क्या लिखा, चंद्रमुख। इस मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो जिससे तुलना की जाए, ठीक है, तो यहां मुख की तुलना किससे की जा रही है, तो चंद्र से की जा रही है, तो चंद्र होगा उपमान। लेकिन यदि मैं कहूं उपमेय के बारे में, तो जिस संज्ञा की तुलना किसी तत्व से की जाए उसे उपमान कहते हैं। मतलब जिसकी तुलना की जाए, तो किसकी तुलना की जा रही है, मुख की, तो मुख आपका हो जाएगा उपमेय। तो जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय, जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान होगा। ठीक है, जैसे एक आध और देखते हैं। लिखा है सिंधु हृदय, सिंधु मतलब समुद्र और हृदय। अब हृदय किसके समान है, तो आप कहेंगे सर वो सिंधु मतलब समुद्र के समान है। मतलब इस हृदय की, इस दिल की तुलना किससे की जा रही है, सिंधु से, समुद्र से की जा रही है। ठीक है, तो किससे की जा रही है, आप कहेंगे सर समुद्र से की जा रही है, इसलिए सिंधु क्या होगा, उपमान होगा। और किसकी की जा रही है, हृदय की जा रही है, ये उपमेय हो। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। जैसे पाषाण हृदय, इसी को यदि हम देखें तो पाषाण हृदय, पाषाण हृदय, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो किसकी तुलना की जा रही है, हृदय की, तो जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय। पाषाण का मतलब पत्थर, उसका हृदय कैसा है, उसका दिल कैसा है, तो उसका दिल पत्थर के जैसा है। ठीक है, उसमें कोई भावनाएं, कोई संवेदनाएं नहीं है। तो यहां पर पाषाण हो जाएगा
उपमान और हृदय हो जाएगा आपका उपमेय। क्लियर यहां तक? तो इस तरीके से यहां पर जो है वो आप देख सकते हैं कि किसकी तुलना की जा रही है उसे उपमेय कहा जा रहा है, और जिससे तुलना की जा रही है उसे आप उपमान कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें तो इनके बीच में जब आप इनका विग्रह करेंगे ना मित्र, तो इनके बीच में आप एक शब्द का प्रयोग करेंगे जिसे कहते हैं के समान। ठीक है, के समान का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आपको पाषाण हृदय का विग्रह करना है, अलग अलग करना है, तो आप कैसे करेंगे? पाषाण के समान हृदय। यदि आपको चंद्रमुख का करना है, चंद्र के समान मुख, मतलब दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में आपको के समान रख देना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका विग्रह। सिंधु हृदय, सिंधु के समान हृदय मतलब समुद्र के समान हृदय, तो इसमें भी इसका विग्रह हो जाएगा। कुछ नहीं करना, दोनों पदों के बीच में आपको के समान रख दें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यदि मैं विशेषण की बात करूं, अच्छा इसमें कुछ रूपी वाले शब्द भी आते हैं जो कि आपके बुक में दिए गए होंगे, एक बार उनको देख लीजिएगा। होता क्या है रूपी में, जैसे कभी पद बदल जाए, ठीक है, जैसे यदि आपको लगता है लिखा है भुज दंड, ठीक है, भुज दंड, दंड का मतलब होता है डंडा, ठीक है, और भुज का मतलब होता है हाथ, भुजाएं। तो यदि आप बोलोगे भुजाओं के समान दंड तो गलत है, ठीक है, लेकिन यदि आप इसी को उल्टा कर दो और हो जाए दंड के समान भुज तो सही है। लेकिन विग्रह तो हमने यही पढ़ा था कि हमें तो भाई उनके पदों को बदलना नहीं है और बीच में शब्द रख देना है, तो हम के समान के स्थान पर रूपी शब्द भी रख सकते हैं, तो हो जाएगा भुज रूपी दंड। क्या हो जाएगा? भुज रूपी दंड। तो एक चीज आपको यहां याद रखना है, या तो आपको के समान मिल सकता है या तो आपको रूपी मिल सकता है, या तो आपको के समान मिल सकता है या तो आपको रूपी मिल सकता है। तो आप दोनों की स्थान पर आप कोई भी लगा दीजिए, वो सही माना जाएगा। ठीक है, जैसे यदि मैं कहूं विद्याधन, विद्याधन, तो विद्या रूपी धन, सॉरी विद्या के समान धन, ये होगा। तो सीधा सा फिर क्या हो जाएगा इसमें? विद्या रूपी धन। आसान। तो के समान और रूपी का प्रयोग जो है वो आप उपमान और उपमेय के स्थान पर करेंगे। लेकिन यदि विशेषण और विशेष्य आ जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे? पहले तो देख लें विशेषण विशेष्य क्या है। तो किसी संज्ञा की जो विशेषता बताई जाती है, जो भी विशेषता बताई जाएगी, जैसे मैंने कहा नील गाय, आप कहेंगे सर इसमें गाय की विशेषता क्या है? इसमें गाय की विशेषता है नील। नील मतलब ब्लू कलर होता है, ठीक है। अब जब ये कलर है, रंग है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? गाय की। लेकिन विशेषता क्या बताई जा रही है? वो बताई जा रही है नील, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा विशेषण और गाय हो जाएगा विशेष्य। विशेषण क्या होगा? वो होगा नील और विशेष्य क्या होगा? गाय। तो क्या हो जाएगा? नील गाय। यदि मैं कहूं लाल मणि, लाल मणि, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? मणि की। लेकिन विशेषता क्या है? तो आप कहेंगे सर लाल एक रंग है जो उसकी विशेषता हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लाल मणि। अब आप कहेंगे सर इसका विग्रह करना होगा तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। इसमें हमने किसके क्या शब्द उठाए थे? के समान और रूपी। यहां पर किनको उठाएंगे? बस एक ही शब्द उठाएंगे, जो है, ये वाला शब्द उठाएंगे, ठीक है। क्या उठाएंगे भाई? जो है।
जैसे यदि मुझे नील गाय को अलग करना है तो मैं कैसे करूंगा, नील का नीली है जो गाय, तो हो जाएगा नील गाय। लाल मणि, लाल है जो मणि, मतलब दो पदों के बीच अर्थात उत्तर पद और पूर्व पद के बीच आपको है जो लगाना है, तो वहां पर आपका विशेषण विशेष्य हो जाएगा। तो जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। यहां तक क्लियर है? चल, अब यहां पर यह समझते हैं कि यदि आपको कोई शब्द दिया गया, अब आपको पहचानना है कि इसमें विशेषण है या फिर यहां पर उपमान है। तो आप कैसे समझेंगे? कोई एक शब्द उठा लेते हैं, जैसे हमने उठाया महात्मा, ठीक है, एक शब्द उठाया महात्मा, तो आप इसको दो पदों से अलग करेंगे, पहला महा और दूसरा आत्मा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको इसमें संधि की आवश्यकता पड़ेगी, तो संधि को अपने ध्यान में रखते हुए जो है वो हम अलंकार पढ़ते हैं, हम संधि आपका समास पढ़ते हैं, तो हम इनको पढ़ते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि इनको ध्यान में ही रख के कभी कभी शब्दों को तोड़ना पड़ता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो लिखा है महा आत्मा। अब देखिए, क्या आत्मा की तुलना महा से की जा रही है? तो भाई ये महा है क्या? तुलना उससे की जाती है जो कोई तत्व हो, महा तो कोई तत्व नहीं है। ठीक है, हाँ, जैसे मुख की तुलना चांद से की जा सकती है, तो मुख भी एक तत्व है, चांद भी एक तत्व है। ठीक है, तो वहां चल सकता था, लेकिन यहां पर आत्मा की तुलना महा से कैसे की जा सकती? क्योंकि महा एक तत्व नहीं है, महा तो एक विशेषण है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फिर के समान नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, है जो, तो क्या हो जाएगा, महान, महा का महान है जो आत्मा, तो हो जाएगा महात्मा। ठीक है, जैसे हाँ, कुसुम कोमल, कुसुम कोमल। अब देखो, कोमल तो है, कुसुम का मतलब होता पुष्प, कोमल तो है, लेकिन किसके समान? अब यहां पर क्या, कुसुम फूल है, फूल मतलब एक तत्व है, और जब ये एक तत्व होगा तो क्या लगेगा, बीच में समान का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, कुसुम, बीच में लगेगा के समान, और कोमल की जगह कोमल, तो हो जाएगा कुसुम के समान कोमल है वो कुसुम कोमल है। तो यहां पर ये आपको जो पद देखने को मिल रहा है ना बेटा, ये आपका कोई तत्व होना चाहिए जिससे आप तुलना कर सके, लेकिन जब विशेषण की बात की जाएगी तो वहां पर उसका कोई गुण होना चाहिए, रंग होना चाहिए, कोई गुण होना चाहिए, कोई दशा होना चाहिए। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, आयताकार, वृत्ताकार, कई सारी ऐसी चीजें, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका इसका प्रयोग आप कर लेंगे विशेषण और विशेष्य का। बाकी यदि समानता दर्शाई जा रही है, तुलना दर्शाई जा रही है, तो वहां पर आप उपमान उपमेय का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के किताबों में या किताब में जितनी भी एग्जाम्पल मिले वो आप करके देख लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो आपके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वो है द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में बात करने वाले। द्विगु समास बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, द्विगु समास में यदि आप देखेंगे तो लिखा है जिस समास का उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाए। मतलब यहां पर जो दूसरा पद है वो तो प्रधान है, वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अव्ययी भाव समास का पहला, तत्पुरुष का दूसरा, कर्मधारय का दूसरा, द्विगु का दूसरा, द्वंद्व का पहला और दूसरा, और बहुव्रीहि का पहला और दूसरा दोनों ही नहीं, ये हम बात कर चुके हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं ना द्विगु की, तो द्विगु में क्या होगा, द्विगु में उत्तर पद प्रधान होगा, लेकिन जो पहला पद होगा उसमें आपको संख्या देखने को मिलेगी। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, संख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका द्विगु समास हो जाएगा।
जैसे यदि मैंने लिखा पंच पल्लव, लिखा है पंच पल्लव, पल्लव का मतलब होता है पत्ते। तो जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं तब 5 प्रकार के पत्ते कलश में लगते हैं, आप सभी को पता होगा, तो उनको ही पंच पल्लव कहा जाता है। पंच मतलब 5 और पल्लव मतलब पत्ते, तो क्या होगा पंच पल्लव। अब देखो इसका जब आप विग्रह करोगे ना बेटा, तो विग्रह में क्या होगा, इसका जो उत्तर पद है, उत्तर पद है उसको आप बहुवचन में कन्वर्ट कर दोगे, बहुवचन में बदल दोगे, और प्लस में आप लिख दोगे का समूह, ठीक है, नीचे लिख रहा हूं मैं का समूह। तो विग्रह जब आप करोगे, मतलब जब आप अलग अलग करोगे तो कैसे करोगे, उत्तर पद जो होगा उसको आप बहुवचन में कर देना। पहले हम करके देखते हैं धीरे, ठीक है। तो पहला पद कौन सा है, पंच मतलब 5, ये तो हमें पता है। पल्लव मतलब, पल्लव ही रहने दो पल्लव, लेकिन आपको इसको क्या करना है बहुवचन में, तो पल्लव का क्या हो जाएगा पल्लवों, ठीक है। आदमी आदमियों, नारी नारियों, ठीक है। तो यहां पर पल्लव तो पल्लवों, एक वचन को बहुवचन में बदल दिया, तो पल्लव का पल्लवों। उसके बाद हमें और क्या जोड़ना है, का समूह, तो हमने लिख दिया का समूह, बस इतना करना है। तो आपका इसका विग्रह हो गया 5 पल्लवों का समूह पंच पल्लव। और देखते हैं, जैसे अष्ट धातु, कभी कभी आपने देखा होगा अष्ट धातु के बर्तन आते हैं। अष्ट मतलब 8, धातु मतलब धातुओं, क्योंकि हमने एक वचन से बहुवचन में बदल दिया, और क्या जोड़ना है का समूह, तो हो जाएगा अष्ट धातुओं का समूह। और देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है दोपहर, दोपहर, तो दो का दो, ठीक है। पहर को बहुवचन में बदलेंगे तो पहर का क्या हो जाएगा पहरों, और का समूह आप जोड़ दो। तो इस तरीके से यहां पर शब्द बन सकते हैं, कई सारे इसमें एग्जाम्पल हैं, वो आप सारे देख लीजिएगा। जैसे एक है त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज 3, भुज मतलब भुजाओं, उसके बाद का समूह, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज का 3 भुजाओं का समूह, जिसमें 3 भुजाएं हों, ठीक है। तो उसको आप क्या कह देंगे, त्रिभुज कह देंगे। तो ये हो गया आपका त्रिभुज। ये कुल मिलाकर आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जो कि अभी एक प्रश्न पूछा आपसे गया था कि शायद 36 आपसे पूछा था, 26 या 36 में कौन सा समास होगा या समास विग्रह क्या होगा। तो आपको शायद ये पता होगा कि सर 26 या 36 एक संख्या है, और संख्या केवल द्विगु समास में आती है, और आपने ये सोचा और लगा दिया आपने द्विगु समास, तो आपने गलत कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहां पर पूर्व पद में संख्या है, उसके बाद एक सामान्य शब्द है, लेकिन जो 26 दिया गया था भाई, वो 26 केवल एक संख्या है। केवल जब एक संख्या आए तो वहां पर द्विगु समास नहीं हो सकता, लेकिन जहां पर संख्या भी हो और कोई शब्द भी हो, जैसे अभी हमने देखा अष्ट धातु, तो अष्ट 8, इसमें संख्या है, लेकिन धातु जो है वो एक शब्द है, ठीक है, तो वहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौराहा, तो 4 एक संख्या है, लेकिन राह एक संज्ञा है, तो यहां पर आपका जो है वो द्विगु हो सकता है। लेकिन 26, 36, 48, 15, 16 और कोई भी संख्या यदि आप उठा लो, तो वहां पर जो है वो द्वंद्व समास होगा, ना कि आपका द्विगु समास। यदि आप इसे अलग करोगे तो कैसे अलग होगा, तो 26 का पहले हम दहाई वाला उठाएंगे 20,
और फिर इकाई वाला उठाएंगे 6, 20 और 6 26, ये होगा इसका द्वंद्व समास, ना कि द्विगु समास। बस यही चीज आपको समझनी थी कि ये आपको यदि आपसे बोला जाता 48, 48 यदि आपसे बोला जाता तो आपको पता 48 मतलब 48, पहले उठाएंगे दहाई वाला, तो दहाई वाला उठाएंगे तो क्या होगा 40, और फिर इकाई वाला उठाएंगे और 8, तो क्या हो जाएगा 40 और 8 48, ये होगा द्वंद्व समास। तो नई चीज आपको पता चली होगी, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, आगे के लिए जो है वो आपके लिए मददगार होगी। चलिए, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या सीखा भाई? इसमें सीखा इसका उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पूर्व पद में आपको संख्या देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको जब आप विग्रह करेंगे तो उसमें आप प्रयोग करेंगे किसका? जो उत्तर पद होगा उसको बहुवचन करेंगे, उसके बाद का समाहार या का समूह का प्रयोग आप कर देंगे। इसमें का समाहार का प्रयोग भी होता है, या तो का समूह या तो का समाहार, ठीक है, इसका प्रयोग होता है। उसके बाद जो है उसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनमें संज्ञा शब्द नहीं होता, 26, 48, 36, ठीक है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 41, 42, ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24, 88, 89, 90, 91, मतलब कोई भी संख्या हो, यदि आप उसको अलग करना पड़ेगा तो दहाई और इकाई में करते हैं, बाकी और सैकड़ा वाली सामान्यता आती नहीं है। लेकिन आई 326, 300 और 26 ऐसे अलग कर देंगे तो होगा दो ही हिस्सों में अलग, ठीक है, इस तरीके से। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का बहुत, ये भी आसान है, ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है, एक एक करके हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, मतलब पहला भी और दूसरा भी, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। जैसे उसके माता पिता आ रहे हैं तो माता का संबंध क्रिया से है, मतलब माता भी आ रही है, पिता आ रहे हैं, मतलब पिता का संबंध भी क्रिया से है, मतलब पिता आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? आपका माता और पिता आ रहे हैं, इसका मतलब है यहां द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास का सीधा सा मतलब है कि जिसका पहला पद और दूसरा पद दोनों ही एक्टिव हो जाए, दोनों ही काम कर रहे हो, ठीक है, दोनों पर ही क्रिया का प्रवाह पड़ रहा हो, वो आपका द्वंद्व समास होगा। चलिए समझते हैं। यहां पर 3 प्रकार होते हैं, एक इतरेतर होता है, एक वैकल्पिक होता है और एक समाहार होता है। आपने बचपन में द्वंद्व समास के प्रकार नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हमें पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में अच्छी बात यह है, इसमें और का लोप होता है, इजी है। वैकल्पिक में जो है वो या का लोप होता है, और समाहार द्वंद्व ये थोड़ा सा पेचीदा है, जिसमें समूह वाचकता का प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब ये दोनों इजी है, जिसमें और का लोप हो रहा है, इसमें या का लोप हो रहा है, लेकिन तीसरा जो समाहार द्वंद्व है ना, इसमें समूह वाचकता का बोध हो रहा है। तो यहां पर आपका समाहार द्वंद्व होगा। एक एक को जो है अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते। सबसे यदि हम पहले बात करें इनके प्रकारों की, तो इतरेतर द्वंद्व में जब दो पदों के मध्य और पद का लोप हो जाए, जैसे माता पिता, जैसे माता पिता, तो माता पिता में आप जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? माता और पिता बनेगा। क्या बनेगा? माता और पिता बनेगा। देखिए तो किसका लोप हो रहा है? तो और का लोप हो रहा है। तो जहां और का लोप होगा वहां पर इतरेतर द्वंद्व होगा। और देख लीजिए, जैसे लिखा है नदी नाले, तो क्या होगा? नदी और नाले। तो यहां पर किसका लोप हो रहा है? और का लोप हो रहा है, तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व हो।
लेकिन और की जगह पर या का लोप हो जाए। अच्छा, या कब लगता है? या तब लगता है जब आप विकल्प पैदा कर रहे हो। विकल्प मतलब या तो आप ये लीजिए या तो आप ये लीजिए। यदि आपसे किसी ने कहा कि भाई ठंडा या गर्म क्या चलेगा, ठंडा या गर्म, अब जब उसने या लगा दिया ना तो दो चीजें आपके सामने लेकर नहीं आएगा, वो आपको विकल्प दे रहा है, या तो आप ठंडा ले लीजिए या तो गर्म ले लीजिए। यदि वो आपसे कहे मैं आपको ठंडा और गर्म लगा देता हूं, तो फिर वो आपको ठंडा भी देगा और गर्म भी देगा। ठंडे में भाई आपको जो है पेप्सी दे देगा, माजा दे देगा, और गर्म में आपको चाय पिला देगा। लेकिन उसने कहा कि ठंडा या गर्म, या तो आपको पेप्सी पिलाएगा या तो आपको चाय पिलाएगा, दोनों नहीं पिलाएगा। तो या का प्रयोग होता है जब वो आपको विकल्प दे रहा हो, और जब विकल्प दे रहा होगा तो यहां पर कौन सा द्वंद्व होगा मेरे भाई? वो होगा वैकल्पिक द्वंद्व, मतलब विकल्प देने वाली बात जहां पर की जाए। तो जब दो पदों के मध्य किसका लोप हो? या का लोप हो। ठीक है, जैसे यदि मैं कहूं लिखा है सत्य असत्य, और एक बात ध्यान रखना बच्चा कि यहां पर हम बात कर रहे हैं ना, ये भी जो डेफिनेशन लिखी है, प्लीज जब भी लिखें आप इनका ही प्रयोग करें। ठीक है, ये डेफिनेशन ही है। आपसे पूछा इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं, तो फटाक से लिख दें, जब दो पदों के मध्य और पद का लोप हो जाता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। एक एग्जांपल लिख दो, माता पिता, माता और पिता, बात खत्म। आपसे पूछा जाए वैकल्पिक द्वंद्व, जब दो पदों के मध्य या का लोप हो जाता है उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। उदाहरण लिख दो, सत्य असत्य, सत्य या असत्य। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। ठंडा या गरम। ठीक है, इस तरीके से यहां पर बन सकता। आजकल, अच्छा एक चीज और आपने देखा होगा कि यार मुझे 5-6 मिनट लगेगा, आपसे आपने किसी को फोन किया, ठीक है, एक दोस्त को फोन किया, कितनी देर में आ रहा है यार, मूवी देखने चलना है, गदर 2 देखने जाना है, ठीक है, जल्दी आ जाओ, कब आ रहा है? तो उसने कहा कि यार 5-6 मिनट लगने वाले हैं, बस 5-6 मिनट में आ जाऊंगा। तो 5-6 मिनट का मतलब क्या है? 5-6 मिनट का मतलब यह है कि 5 और 6 मिनट में आ रहा हूं, 5 और 6 11 मिनट हो जाएगा, हो 11 ही जाता है। यदि आपसे किसी ने कहा कि 5 मिनट में आ रहा हूं, इसका मतलब वो आधे घंटे में आएगा। ठीक है, सच बोलता ही, अरे मैं तो बस ट्रैफिक में फंसा हूं, वो घर से ही नहीं निकला है। ऐसा कभी कभी हुआ होगा। तो यहां पर भी क्या हुआ है, यहां पर 5-6 मिनट का मतलब है 5 या 6, मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 6 मिनट में मैं आ जाऊंगा, 5 या 6 मिनट में आ जाऊंगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर वैकल्पिक आपका द्वंद्व समास है, यहां पर इतरेतर नहीं है, वो 5 और 6 मिनट में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं कल परसों तक आ जाऊंगा, तो या तो वो कल आएगा या तो वो परसों आएगा, लेकिन उसने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता दी है किस चीज की, कि वो परसों आएगा। तो क्या हो गया, तो यहां पर हो जाएगा आपका वैकल्पिक द्वंद्व। अच्छा, इसमें बताया है समाहार द्वंद्व में कि जब दोनों पद समूह का बोध कराते हों उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जब दोनों पद समूह का बोध कराते हैं, अब समूह का बोध कराने का मतलब यह है कि आपने दो पदों में कोई बात कह दी लेकिन वो अभी समाप्त नहीं हुई है, तो वहां पर होगा आपका समाहार द्वंद्व। जैसे हमने कहा भाई क्या चल रहा है, भाई दाल रोटी चल रही है। तो दाल रोटी का मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी में बस दाल रोटी चल रही है? क्या आप जो है वो सब्जी नहीं बनाते, कोई भी सब्जी नहीं बनाते? तो नहीं, दाल रोटी का मतलब है कि हाँ भाई खाना पीना चल रहा है। खाना पीने में क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, ठीक है बच्चा, एक्चुअली क्या वहां जगह नहीं, तो यही लिख दो। तो यहां पर लिखा है दाल रोटी, दाल रोटी चल रही, इसका मतलब है दाल रोटी आदि। जब आप इसका विग्रह करोगे तो होगा दाल रोटी आदि। अब यहां से प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि भाई इसमें इतरेतर से अलग कीजिए, वैकल्पिक से अलग कीजिए, लेकिन इसकी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम्पल अलग अलग दिए हैं, तो आप अलग अलग बुक में देख सकते हो। एक आध और देखते हैं, जैसे उसके पास खेत खलिहान है,
ठीक है, उसके बाद खेत खलियान, तो भाई उसके बाद खेत भी होंगे, खलियान भी होंगे, जमीन भी होगी, बाग भी होंगे, ठीक है, तो कई सारी चीज होंगी। तो यहां पर क्या हो गया, खेत खलियान आदि। अब हम ये कब प्रयोग करते हैं, हम अपना बड़प्पन दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। बड़प्पन मतलब अपनी अमीरियत दिखाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अपने पास तो बहुत खेत खलियान है भाई, तो खेत भी होंगे, खलियान भी होंगे, बाग भी होंगे, जमीन भी होगी, कई सारी चीज उसके पास होंगी, लेकिन उसने क्या कहा, खेत खलिहान। ठीक है, तो यहां पर आदि का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे बहू बेटी, तुम्हारे घर में बहू बेटी नहीं है, अब बहू, ठीक है, बेटी, बहन, मां, कई सारे जो है वो स्त्री संबंध आपको देखने को मिल गए। बहू भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, मां भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है। तो आप अपने परिवार की तरफ देखोगे तो आपको कई सारे स्त्री रूप देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसने कहा आपके घर में बहू बेटी नहीं है क्या, मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया होगा। ठीक है, आपने जो है वो कहीं रोड पर खड़े होकर सीटी मार दी होगी, तो उन्होंने कह दिया भाई आपके घर में बहू बेटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं केवल वो बहू बेटी को इंगित कर रही हैं, वो आपके घर के हर महिला रूप को जो है वो इंगित कर रही है। इसलिए तो वो यहां नहीं, आपकी आपसे ये नहीं बोले आपके घर में बहू बेटी मां मौसी बुआ दादी नहीं है, तो इतना बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसको क्या किया उन्होंने, दो पदों का प्रयोग करके और फिर आदि का प्रयोग कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बहू बेटी, सॉरी इसको हटे, आदि। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इतरेतर में और का लो, ठीक है, वैकल्पिक में या का लो, और यहां पर आदि शब्द लग जाए। आदि आप यहां लगा दोगे बाद में, बीच में नहीं लगता, बाद में लगता। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी आपने जैसे पढ़ा होगा कि भाई आपको जब दो पदों के बीच में आपको हाइफन मिल जाए तो वहां आप द्वंद्व समास लगा दीजिए। लेकिन कभी कभी द्वंद्व समास में हाइफन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, उसके शब्द भी आपकी किताब में है, लेकिन एक दो मैं आपको बता देता हूं। जैसे लिखा हुआ है धर्माधर्म, चलो इसको छोड़ो, लिखो कृष्णार्जुन। ठीक है, कृष्णार्जुन। और एक और आप ले लो, जैसे देवासुर। अब इसमें आवश्यकता पड़ेगी आपको किसकी, संधि की। अब आप कहोगे कि सर हमने तो बचपन में पढ़ा था कि बीच में हाइफन मिलेगा, आपने तो इसको और ज्यादा बिल्कुल लिमिट के पार कर दिया कि अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। बहुत इजी है, ठीक है, कुछ ही शब्द हैं वो मैंने बुक में लिख दिए, तो बस उनको समझ लो। अब इन्हें आप जब अलग करोगे तब यहां पर दो पदों की बात की जा रही, कृष्णार्जुन। कृष्णार्जुन में यह अलग कैसे होगा, कृष्णार्जुन का कृष्ण और अर्जुन का अर्जुन, तो क्या होगा, कृष्ण और अर्जुन, तो हो जाएगा कृष्णार्जुन। कैसे, वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। कृष्णार्जुन या श्रीमद् भगवद गीता में हम कृष्णार्जुन संवाद को देखते हैं या पढ़ते हैं, तो कृष्ण और अर्जुन के संवाद को, कृष्ण भी प्रमुख है और अर्जुन भी प्रमुख है। कृष्ण भी पूछ रहे हैं, अर्जुन भी पूछ रहे हैं, मतलब कृष्ण कह रहे हैं। संवाद का मतलब है कहना और फिर उसका प्रत्युत्तर देना, वो संवाद कहलाता है। मैंने अभी हम संवाद की स्थिति में नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप मेरे सामने बैठे होते, मैं आपसे कहता कि भाई आपने पढ़ लिया, आपने कहा हां सर पढ़ लिया, तो ये क्या हो गया, ये संवाद हो गया। लेकिन अभी मैं आपसे संवाद नहीं कर रहा हूं, अभी बस मैं अपनी सूचना को या अपनी जानकारी को आप तक पहुंचा रहा हूं। कब होगा, जब आपने ये वीडियो देख लिया, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने मुझसे जो है वो बात की, और फिर हमारे बीच में फिर संवाद होगा, तो यहां पर कृष्णार्जुन संवाद हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देवासुर। देवासुर का होगा देव असुर, तो देव और असुर। जैसे हमने कहा कि रामायण के पहले एक देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर मतलब देव और असुर संग्राम हुआ, मतलब देव और असुरों के बीच में एक युद्ध हुआ। देवताओं ने
जो है वो असुरों को मारा, असुरों ने देवताओं को मारा, एक दूसरे को मारा। ठीक है, तो यहां पर हुआ, इन दोनों की स्थिति युद्ध के समय में प्रमुख थी, इसलिए यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के बिना हाइफन के शब्द भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहना। ठीक है, यार हाइफन नहीं है तो वो द्वंद्व समास नहीं है, इस तरीके से मत सोचना। और मैं फिर से कह रहा हूं बच्चा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, आपने यहां पर एक एक चीज पढ़ ली, आपको बुक में आपको मिल गई, और मैं फिर भी बता रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको और कंटेंट जो है वो अपने ऐप पर मिल जाए, तो उसके लिए काम चल रहा है, देखेंगे तो कुछ दिनों में वहां पर आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने जैसे ही पढ़ा और पढ़ने के बाद में आपने उसके एग्जाम्पल लगा ली, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देख ली, तो हमारे दिमाग में सेट हो गया कि अच्छा ये है, ये है। क्योंकि हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप अभ्यास करोगे, ठीक है, आपको उतना ज्यादा समझ में आने लगे। अब आज आप मुझे देखिए, आप कोई भी एक शब्द दे दोगे, मैं आपके सामने हल करके बता दूंगा, तो इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतने टाइम से इतने सारे एग्जाम्पल्स को देख चुका हूं कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके लिए, लेकिन मैंने उतने एग्जाम्पल देख लिए क्या जो आपके काम के नहीं है, बहुत क्लिष्ट वाले, लेकिन आपको बस वो देखना है भाई जो आपके काम के। बुक के देख लिए, थोड़ा सा समय बचा तो ऐप पर जब डल जाएंगे तो आप उनको देख लेना, आपको गूगल तक नहीं जाने दूंगा। इस ऐप पर आपको, जो आपने डाउनलोड करके जहां से आप क्लासेस ले रहे हो, वो उसमें आपको सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा। ठीक है, भविष्य में भी मुझे लगता है, या आप लोगों ने कोई सजेशन दिया कि सर ऐसा भी हम कर सकते हैं इस ऐप में, तो बिल्कुल आप जो है वो सजेशन आप मुझे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका द्वंद्व समास। लास्ट है आपका भाई, वो है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास यहां पर हो जाएगा। बात करते हैं बहुब्रीहि समास क्या है। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, मतलब पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान नहीं हो। जब दोनों पद प्रधान नहीं होंगे तो दोनों पद अप्रधान होंगे, तो दोनों पद अप्रधान हो। अप्रधान मतलब, प्रधान का मतलब होता है, अभी हम देख रहे थे इसमें दूसरा है, इसमें पहला, इसमें दोनों है, ये दोनों ही क्रिया से संबंधित नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो एक तीसरा पद आप बना रहे हैं, मैंने कहा दशानन, तो दश आनन, दश और आनन आपस में जुड़ा तो रावण की कृति बन गई। तो यहां पर दश और आनन प्रमुख नहीं है, इन दोनों का मिश्रण प्रमुख है, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। तो लिखा है किंतु दोनों से बना तीसरा अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन शब्द में दस और आनन प्रमुख नहीं है, अभी बताया दस और आनन प्रमुख नहीं है, उसके सपने में दशानन आया, तो भाई 10 सिर थोड़ी आए, एक रावण आया है ना, तो तीसरा पद जो है वो आपका क्या बनेगा, रावण बनेगा, और ये रावण ही आपका क्या बन जाएगा, इसमें पद प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो है वो आपको 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार में है समानाधिकरण, व्यधिकरण, व्यतिहार और तुल्य योग। ये 4 प्रकार आपको याद रखने हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण, व्यतिहार और तुल्य योग या तुल्य योग या वृत्तिहार। ये आपके 4 प्रकार देखने को यहां मिलेंगे। चलो यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा कि हमने बात कर ली कि भाई पहला पद और दूसरा पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद यहां पर प्रधान है, लेकिन वो दोनों के मिश्रण से ही बनेगा, ऐसा थोड़ी तीसरा पद कहीं से भी जो है वो प्रकट हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, बनेगा वो तो दोनों पदों से ही। ठीक है, तो दोनों पद अप्रधान होकर भी वो तीसरे पद को बनाते हैं जो प्रधान होता है। तो यहां तक आपको जो है वो 4 प्रकार देखने को मिलेगा। अब यहां पर पहला प्रकार है दोस्त, वो है समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि आपका पहला प्रकार है, जहां जिन पदों का समास होता है वे साधारणतः कर्ता कारक होते हैं, मतलब कर्ता होते हैं। जब आपने विभक्तियां पढ़ी थी तो वहां कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये आपने 8 विभक्तियां देखी थी तत्पुरुष समास में, पढ़ाया भी था वहां पर मैंने, और मैंने उनको बताया भी था कि कैसे क्या प्रयोग होता है।
तो इसी तरीके से यहां विभक्ति वाला खेल है पूरा। कैसे विभक्ति वाला खेल है कि उन्होंने कहा है कि जहां जिन पदों का समास होता है जब आप उन्हें जोड़ते हैं तो वे कर्ता कारक होते हैं, मतलब कर्ता के रूप में होते हैं। ये तो ठीक है, कर्ता का मतलब जो क्रिया करने वाले हों उसके रूप में होंगे। इसके अलावा किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य युक्त होता है वह कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्ति रूपों में भी उक्त हो सकता है, मतलब वो उसके रूप में जब जुड़ता है, ठीक है, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, तो वहां पर आपका समानाधिकरण होगा। जैसे यहीं पे बताता हूं मैं, ठीक, जैसे यहां पर यदि हम लें और लिखें पीतांबर, शब्द है पीतांबर, हमने पढ़ा होगा। तो यदि हम देखें पीत है अंबर जिसका वह, अब देखना समझना इसको अच्छे से। अब देखो लिखा है पीत है अंबर जिसका, जिसमें क्या लगा है, का। अब का की के किसमें होता है, संबंध में होता है। किसमें होता है, संबंध में होता है। तो ये देखिए संबंध रूप सामने आ गया। तो यहां पर जब आप देखेंगे का वह, तो पीतांबर का मतलब क्या होता है भाई, पीतांबर हम विष्णु जी को कहते हैं, तो ये विष्णु जी की यहां पर बात की गई। तो यहां पर देखोगे जिसका, का की के मतलब आपका हो जाएगा संबंध में। एक और देख लें, जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके वह, तो रावण। अब आप इसको समझना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसी में आनंद जिसके। अब मुझे बताइए यहां पर जो सर है वो कितने हैं, 10 है, मतलब बहुवचन में। यहां तो क्लियर है बहुवचन में। अब बहुवचन में मैंने कहा था जब मेल बहुवचन में आता है, प्लूरल में आता है, तो उसके साथ के का प्रयोग होता है। तो देखिए के का प्रयोग हुआ किसके साथ, 10। अब 10 है, अब 2 भी होते, एक ना एक होता तो फिर जिसका लगता। एक है सर जिसका, तो देखो जिसका लगता, लेकिन 2 है सर जिसके, तो यहां पर के लगता। तो यहां पर क्या लगा, आपने के का प्रयोग किया, तो क्या हो गया, यहां पर यही हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर शब्द बन सकते हैं। और ये सब किसमें है, ये एक प्रकार के कर्ता कारक है जो कि कर्म करने वाले होते हैं, क्रिया करने वाले होते हैं। तो ये इस तरीके से यहां पर बन जाएगा समानाधिकरण। अब मैं फिर से कह रहा हूं, यहां से अंदर का प्रश्न नहीं पूछेगा, क्या आपसे पूछेगा कि भाई पीतांबर में कौन सा बहुब्रीहि समास है, तो ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। हाँ, यहां पर आपसे बहुब्रीहि पूछा जाएगा, लेकिन आपसे यह पूछा जा सकता है बहुब्रीहि के कितने प्रकार होते हैं। हमें पता होना चाहिए, समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार, ये 4 आपको पता यहां पर होने चाहिए। क्लियर है। चलिए इसके बाद अगला जो है वो है व्यधिकरण बहुब्रीहि। इसमें भी पहला पद तो कर्ता कारक होगा, मतलब जो कर्ता के स्वरूप को दिखाएगा, लेकिन दूसरा जो पद संबंध, ठीक है, अधिकरण का कारक होता है। मतलब यहां पर सामान्यतः आपको अधिकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अधिकरण है, यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं अधिकरण। अब अधिकरण में किसका प्रयोग है, तो आपको पता है मैं और पर का प्रयोग यहां पर होता है। सामान्यतः अधिकरण आपको देखने को मिले, तो जहां अधिकरण देखने को मिले वहां पर होगा आपका व्यधिकरण। जहां पर बाकी के सब देखने को मिले तो वहां समानाधिकरण होता है। सामान्यतः ये आपको याद रखना है। चलिए एक आधा एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे यदि हम ले शूल पाणी, शूल का मतलब होता है त्रिशूल, पानी का मतलब होता है हाथ, शूल है पानी में जिसके वह। अब देखिए यहां पर किसका प्रयोग हुआ है, यहां पे हुआ है मैं का, और जब मैं का प्रयोग होता है तो वो क्या प्रयोग होता है, वो होता है अधिकरण।
वहां पर शूल पाणी हो जाएगा। एक आध और देख लेते हैं, जैसे लिखा है चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। एक जो है श्लोक भी है, चंद्रशेखर माश्रय त्वं किं करिष्यसि वैयमा। तो ये इस प्रकार का एक जो है वो सूक्ति भी है, एक श्लोक भी है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मतलब चंद्र है शिखर पर, जिसके जो शिखर है उस पर है चांद, तो वो हो जाएगा चंद्रशेखर। और किसके ऊपर? ये आपको भी पता है, जो है वो आपके भगवान शिव। तो चांद है शिखर पर जिसके, वह मतलब शिव। यहां पर देखिए पर का प्रयोग हुआ है, और मैं और पर का प्रयोग कब होता है? जब अधिकरण का प्रयोग होता है। तो वहां पर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि में भी कौन सा? आपका व्यधिकरण बहुब्रीहि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तुल्य योग। तुल्य योग बहुत इजी है। तुल्य योग में आपको, तुल्य योग में सह बहुब्रीहि भी कहते हैं, जिसका पहला पद सह, लेकिन सह के स्थान पर सा हो। सीधी सी मतलब इसकी परिभाषा को देखो, लिखना तो यही है लेकिन आपको समझना बहुत आसान है। पूर्व पद में सा मिल जाए, पूर्व पद में यदि सा मिल जाएगा तो वहां पर आपका क्या होगा? वो होगा आपका तुल्य योग, ठीक है। जैसे आसान, सबल, ये उपसर्ग मिल गया सा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? सबल। जो बल के साथ है वह, ठीक है। यदि सा की जगह सह हो, सपरिवार या सह परिवार, जो परिवार के साथ हो वह, आसान। या तो आपको सह मिल जाए या तो आपको सा मिल जाए, बस वहां पर होगा आपका तुल्य योग या सह बहुब्रीहि समास। तुल्य योग बहुब्रीहि या सह बहुब्रीहि समास होगा, जहां पर सह मिल जाए या सा मिल जाए। इसे सह परिवार भी कह सकते हैं, सपरिवार भी कह सकते हैं, इसे सबल कह सकते हैं। तो जिसका पहला पद सह हो लेकिन सह के स्थान पर सा हो, मतलब सह के स्थान पर सा भी हो सकता है, तो वहां पर आपको मिलेगा क्या? सह बहुब्रीहि या फिर तुल्य योग। अगला है जो कि लास्ट है, व्यतिहार बहुब्रीहि, ठीक है, जिसमें घात प्रतिघात सूचित हो। घात प्रतिघात का मतलब होता है यहां से कोई क्रिया हुई और फिर यहां से क्रिया हुई, यहां से कोई क्रिया हुई और यहां से कोई क्रिया हो। मैंने आपको मारा और आपने मुझे मारा, तो क्या बन गया? मारा मारी। आपने कहा कि यार मारा मारी चल रही है, इसका मतलब यह है कि मैं आपको मार रहा हूं, आप मुझे मार रहे हैं, या कोई दूसरे को मार रहा है और दूसरा पहले को मार रहा है। तो यहां पर जब घात हो, उसी का प्रतिघात हो, क्रिया हो और प्रतिक्रिया हो, तो यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा? व्यतिहार बहुब्रीहि। जैसे मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की चल रही है, मुक्का मुक्की का मतलब क्या होगा? यहां से मुक्का मारा, उसने भी मुक्का मारा, तो ये मुक्का मुक्की हो जाएगी, ठीक है। लाठा लाठी, यहां से लठ मारा जा रहा है, वहां से उसने लठ मार दिया, तो घात प्रतिघात, क्रिया प्रतिक्रिया, तो वहां पर हो जाएगा आपका व्यतिहार। बड़ा आसान सा है, इसमें जो है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हमारा समानाधिकरण हो गया, व्यधिकरण हो गया, तुल्य हो गया और व्यतिहार हो गया। इसमें आपको इसकी परिभाषा याद करनी है। इसके अंदर के एग्जाम्पल आप नहीं देखोगे या नहीं पढ़ोगे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक एक दो दो एग्जाम्पल जरूर देख लेना। जैसे आपसे पूछा जाए कि समानाधिकरण बहुब्रीहि की परिभाषा देते हुए या उदाहरण देते हुए परिभाषा लिखिए, तो आपने इसकी परिभाषा लिख दी, उसी के साथ में आपने उसका एग्जाम्पल लिख दिया जो आपको याद था। सभी के सभी उनको कैटेगराइज करके लिखने की या पढ़ने की या याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं बताते जा रहा हूं कि जो जो चीजें पूछा जा सकता है, चांसेस हैं, वो अपन वैसा ही काम करेंगे, बहुत ज्यादा गधा हम्माली नहीं करनी। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमारी जो बात हम कर चुके हैं सारे के सारे समास की, ठीक है, जिसमें हमने कर्मधारय देख लिया, जिसमें हमने जो है वो देगु देख लिया, उसके बाद द्वंद्व समास देख लिया, उसके बाद हमने जो है वो बहुब्रीहि देख लिया, बहुब्रीहि के प्रकार देख लिए, ठीक है। ये भी हो सकता है। इसके पहले हमारा जो है वो
अव्ययी भाव समास हो गया है और तत्पुरुष समास हो गया, जिसके हमने प्रकार और उपप्रकार भी देख लिए। जितनी संभावनाएं हो सकती थी वो सारी संभावनाएं यहां पर मैंने डालने की कोशिश की है। अब आपका काम है कि आप यहां पर कितनी प्रैक्टिस करते हैं, और इसके अभ्यास प्रश्न भाई साहब लगा लेना, इसके PYQ है वो भी आप उसको लगा लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि यहां से प्रश्न कैसे बनने वाले हैं। ठीक है, और अभी आपने विराम चिन्ह के नहीं लगाए हैं तो भाई साहब वो भी लगा लेना, संधि के लगा लेना, ठीक है, अलंकार के लगा लेना। तो ये करते जाना है। इससे क्या होगा कि यहां पर आप प्रैक्टिस पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो उससे कवर अप हो जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ में, नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए।